जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 63। टॉपिक हमारा चल रहा था निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कल हमने स्टार्ट किया, पहला लेक्चर हुआ। कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट्स और बेसिक टर्म्स यूज होती हैं इस चैप्टर में, वो हमने सीखी और आपको होम असाइनमेंट के तौर पे कुछ क्वेश्चंस दिए थे। भाई आप खड़े क्यों हैं? असाइनमेंट नहीं की? असाइनमेंट नहीं की, खड़े रहे। अरे भाई पीछे जिन्होंने असाइनमेंट चेक नहीं कराए सारे बैठ क्यों गए हैं? इनकी असाइनमेंट चेक कर रहे हैं जिन स्टूडेंट ने असाइनमेंट नहीं की। और अब ये जो खड़े हो रहे हैं पीछे ही खड़ा कर देने। करप्ट इंसान, असाइनमेंट भी नहीं करते, करप्शन करने से भी बाज नहीं आते, फौरन बैठ गया। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की कुछ टर्म्स। अच्छा, असाइनमेंट की तरफ चलने से पहले मैं कुछ टर्म्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेता हूं। कल ब्रीफली डिस्कस हुई थी। एक तो इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, और फिर उसके बाद डिमांड एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट। इनको थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ड्रॉ पाकिस्तान में हुआ हो। ड्रॉ कहां पे हो? पाकिस्तान। ड्रॉ का मतलब क्या होता है? लिखना। जिसे पाकिस्तान में लिखा गया हो। जिसे कहां लिखा गया हो? पाकिस्तान में। अच्छा, आप देखिए, मुझे ये बताइए, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिस दिन ड्रॉ होता है, क्या उसकी पेमेंट उसी दिन हो जाएगी? नहीं, नॉर्मली कुछ अरसे के बाद होती है। कुछ केसेस में हो सकता है सेम डे भी हो जाए, जैसे जो डिमांड इंस्ट्रूमेंट है उनकी पेमेंट सेम डे भी हो सकती है। लेकिन नॉर्मली इन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की पेमेंट सेम डे नहीं होती, बल्कि कुछ अरसे के बाद होती है। कुछ अरसे के बाद होती है। आप एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एग्जांपल बता सकते हैं जो कि नॉर्मली सेम डे पेबल होता है? सेम डे पेबल होता है। कोई भी डिमांड इंस्ट्रूमेंट जब आप इशू करते हैं, डिमांड इंस्ट्रूमेंट, वो सेम डे पेबल होता है। और चेक भी डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है। चेक जिस दिन आप ड्रॉ करते हैं, यानी जिस दिन लिखते हैं, उसी दिन भी पेबल हो सकता है। बैठ जाए भाई, असाइनमेंट करके आया करें। जिस दिन ड्रॉ करते हैं उसी दिन भी ये पेबल हो सकता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ड्रॉ किसी और दिन होंगे, पेबल कुछ अरसे के बाद होंगे। तो यहां पे कह रहे हैं इनलैंड इंस्ट्रूमेंट से मुराद ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ड्रॉ पाकिस्तान में हुआ, लिखा, उसकी लिखत पढ़त पाकिस्तान में हुई, और दूसरा पेबल भी पाकिस्तान में हो। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ भी पाकिस्तान में हुआ, पेबल भी पाकिस्तान में हुआ, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। कहता है या और, ये और है, इधर एंड है। इसका मतलब क्या है? पहली कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए, दूसरी, लेकिन दूसरी में दो कंडीशन है, दोनों में से एक भी पूरी हो गई तो वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। यानी इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ पाकिस्तान में हुआ, पेबल पाकिस्तान में है, या पेबल टू ए रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, पेबल पाकिस्तान से बाहर, लेकिन रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पेबल है, वो भी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा। अब ये रेजिडेंट किसे कहते हैं? साल का ज्यादातर हिस्सा जो बंदा पाकिस्तान में रहे। ज्यादातर से साल में 365 दिन होते हैं ना, तो 183 183 डेज अगर कोई भी पर्सन पाकिस्तान में रहे, उसे हम कहते हैं ये रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। ये रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान का साल का ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान में गुजरता है और साल का थोड़ा हिस्सा पाकिस्तान से बाहर। अब मुझे ये बताइए, एक बिल ड्रॉ पाकिस्तान में हुआ, पेबल भी पाकिस्तान में है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? इनलैंड। ड्रॉ पाकिस्तान में हुआ, पेबल अफगानिस्तान में है, और पेबल है टू ए रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये भी इनलैंड। अजीब बात है, हालांकि पेबल अफगानिस्तान में है, लेकिन स्टिल इनलैंड। क्यों? क्योंकि पेबल टू रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर केस स्टडी में आपसे पूछे एक बिल ड्रॉ लाहौर में हुआ और पेबल दुबई में है, इनलैंड है कि फॉरेन? गलत। फॉरेन, ये भी गलत। हाँ, डिपेंड करता है। अगर रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पेबल है दुबई में तो ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा, और अगर नॉन रेजिडेंट को पेबल है तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होगा। यानी क्वेश्चन में अगर रेजिडेंशियल स्टेटस ना बताए तो आपने दोनों चीजों को कवर करना है। ठीक है, तो फिर बताइए, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ दुबई में हुआ, पेबल पाकिस्तान में है, तो वो फॉरेन है। पहली कंडीशन इनलैंड के लिए, पहली कंडीशन पूरी होना तो लाजमी है। दूसरी में दो पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों में से एक भी पूरी होगी तो वो इनलैंड होगा। मैं क्लियर हो गया ये? और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? जो इनलैंड नहीं है वो फॉरेन है। यानी जो यहां तो ड्रॉ पाकिस्तान से बाहर हुआ वो फॉरेन है, पेबल फिर यहां पे जो मर्जी हो, और ड्रॉ पाकिस्तान में है, लेकिन ये दोनों कंडीशन पूरी नहीं हो रही।
तो फिर वो भी फॉरेन होगा। यानी आपने पहले इनलैंड का क्राइटेरिया लगाना, इनलैंड क्राइटेरिया पे पूरा उतरे तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, पूरा नहीं उतरता तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, इसके बाद दूसरा कंसेप्ट है हमारा बेयरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बेयरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स की डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी, ये भी कल पढ़ा था ना। हाँ जी, ये तो हमने डिटेल में स्टडी कर लिया था। फिर था डिमांड इंस्ट्रूमेंट एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, इसमें एक लाइन है, स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा तो मैंने कहा चलें ये डिस्कस कर ले आपके साथ। डिमांड इंस्ट्रूमेंट में कह रहा है ये ऐसा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल ऑन डिमांड साइड आर प्रेजेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है कि ये इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड है। जैसे ही डिमांड किया जाएगा इसको पे किया जाएगा, जैसे ही प्रेजेंट किया जाएगा इसको पे किया जाएगा, साइड जैसे ही दिखाया जाएगा तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। और फिर इसके बाद फॉर विच नो टाइम फॉर पेमेंट स्पेसिफाइड इन, यानी इंस्ट्रूमेंट लिखा है लेकिन उसमें कोई टाइम नहीं लिखा कि कब पेएबल है। तो अगर कोई टाइम भी ना लिखा हो तो वो क़यामत को पेएबल होता है, ऐसे ही है। क़यामत को पेएबल, कोई टाइम जो नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा तो अभी पेएबल है, कोई टाइम नहीं लिखा हुआ तो, कोई टाइम नहीं लिखा हो तो कब पेएबल है, अभी के अभी, इमीडिएटली। फॉर विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड इन इट, क्लियर। और फिर which is accepted or endorsed after it is overdue as regard person accepting or endorsing it। तीसरे जो बुलेट है इसको टिक लगा ले, इसको हमेशा आपने रट्टा लगाना है, कभी समझने की कोशिश नहीं करनी, कभी पूछने की कोशिश नहीं करनी। क्या समझने और पूछने की कोशिश नहीं करनी के ये जो सर ये जो डिमांड इंस्ट्रूमेंट में तीसरा पॉइंट है विच इज एक्सेप्टेड एंड एंडोर्स्ड आफ्टर इट इज ओवरड्यू, इसका क्या मतलब है सर, प्लीज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। कभी नहीं पूछना, क्या करना है, क्या करें सर, रट्टा लगाना है सर। ठीक है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट, हाँ वो कह रहा है एन इंस्ट्रूमेंट ऑन डिमांड इज पेएबल इमीडिएटली। जो डिमांड इंस्ट्रूमेंट है ये इमीडिएटली पेएबल है, यानी जैसे ही इशू हुआ फौरन पेएबल होता है। क्लियर होगी ये बात। अच्छा आगे चलते हैं। टाइम इंस्ट्रूमेंट, टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या कहता है, टाइम इंस्ट्रूमेंट ऐसा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है विच इज पेएबल ऑन ए स्पेसिफाइड डे, किसी खास दिन। भाई आपको ईद वाले दिन मैं 500 रुपये अदा करूंगा, ये क्या है, टाइम इंस्ट्रूमेंट। ये अभी के अभी पेएबल नहीं है, ये कब पेएबल है, ये तो उससे पहले नहीं है। ये भाईजान चांद रात को मेरे पास आ जाए, मैं एक लगाऊंगा भाग जाऊं, भाई कल आना, कल आना। आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड, आफ्टर ए स्पेसिफाइड, यानी या तो ये कह सकते हैं हम कि ये 25 अगस्त को पेमेंट होगी, या 25 अगस्त डेट लिखने में कहते हैं कि 2 महीने बाद पेमेंट होगी। ये भी टाइम इंस्ट्रूमेंट है। टाइम इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पार्टी को टाइम मिल जाता है पे करने से पहले कि भाई पैसे को अरेंज कर लो ऑन ए सर्टेन डे आफ्टर साइट। और अगर लिखा हो कि जैसे ही आप ये प्रेजेंट करेंगे, ये इंस्ट्रूमेंट दिखाएंगे ना, उसके 1 महीने बाद पेमेंट होगी उसके, तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट हुआ, टाइम। और ऑन और आफ्टर हैपनिंग ऑफ ए सर्टेन इवेंट, फॉर एग्जाम्पल डेथ ऑफ ए पर्सन। इसके ऊपर कल बात की थी हमने सर्टेन इवेंट, कि अगर इंस्ट्रूमेंट में लिखा हो कि कुछ ये आपके सीए, इन भाईजान लिखा सर जब मैं सीए कर लूंगा तब आपको 5 लाख रुपया अदा करूंगा, कोई वैलिड इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं है, ये टाइम इंस्ट्रूमेंट है। ये टाइम इंस्ट्रूमेंट छोड़े, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, अनसर्टेन इवेंट है, अनसर्टेन इवेंट है। ठीक है, ये नहीं है। और अगर ये कहें कि सर मैं, ये भाई कह रहे हैं कि सर मैं अपने मरने के बाद आपको 10 लाख रुपया अदा करूंगा, ये वैलिड है कि नहीं, ये वैलिड है, सर्टेन है, लेकिन ये थोड़ी दे देंगे। ये तो अगर मरने के बाद ले भी आए पैसे, हाथ जोड़ के नहीं कहूंगा भाई वापस जाओ, मुझे नहीं चाहिए। तो ये डेथ के ऊपर बात। अच्छा अगर समझ आया कंसेप्ट, डिमांड इंस्ट्रूमेंट में टाइम इंस्ट्रूमेंट में क्या फर्क है, तो मुझे बताइए। दोनों इंस्ट्रूमेंट में एक पार्टी होती है जिसने रिसीव करने हैं पैसे, और एक पार्टी होती है जिसने पे करने हैं, लेकिन दोनों में से एक टाइप ऐसी है जिसमें पे करने वाले को रात को नींद नहीं आती, और एक में वो सुकून से सोता है। बताइए किस में? डिमांड वाले में इसको नींद नहीं आती। हाँ, डिमांड वाले में उसको नींद, क्यों भला नींद नहीं आती? उसे पता है किसी भी वक्त दरवाजा खटखटाएगा, भाई पैसे दो, उसे नींद कहाँ आनी है। लेकिन टाइम इंस्ट्रूमेंट वाले को पता है भाई डेट एग्री हुई है 30 जून, उससे पहले नहीं आने का कोई, या डेट एग्री हुई है 2 महीने के बाद, उससे पहले नहीं, या डेट एग्री हुई है वकूआ होने के बाद। तो जब तक कोई वकूआ नहीं होगा तब तक जो लिखा हुआ है मैंने पैसे नहीं अदा करने। मेन कंसेप्ट यही है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट इमीडिएटली पेएबल और टाइम इंस्ट्रूमेंट पेएबल आफ्टर सम टाइम। मेन डिफरेंस डिमांड और टाइम में ये है। तो बताइए ज्यादा बेहतर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है?
ये डिपेंड करता है आप रिसीविंग एंड पे है कि पेइंग एंड पे है। अगर रिसीविंग एंड पे है तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट बेहतर है, पेइंग एंड पे है तो टाइम इंस्ट्रूमेंट बेहतर है। अच्छा बताइए, क्या चेक एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? बताइए ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट है कि टाइम? कभी ऐसा हुआ कि आप बैंक के पास चेक लेके गए हों और बैंक ने कहा अच्छा ठीक है हफ्ते बाद आ जाना पेमेंट लेने के लिए, कि बैंक उसी वक्त फॉर जैसे ही आप डिमांड करते हैं उससे पैसे, जैसे ही आप उसे प्रेजेंट करते हैं, जैसे ही आप उसे चेक दिखाते हैं साइड, क्या उसी वक्त पेमेंट कर देता है या आपको टाइम देता है महीने 2 महीने का? उसी वक्त पेमेंट कर देता है। तो ये चेक क्या हुआ? डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। तो हमने अभी तक की डिस्कशन में क्या सीखा? टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बेयरर और ऑर्डर। कल इसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुके थे, इसलिए मैंने इसको आज नहीं छेड़ा। हाँ, इनलैंड और फॉरेन इसको हमने डिस्कस कर लिया और इसमें खास तौर पे आपने इसको इसी तरीके से याद रखना है। ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको कहते हैं सर ये 3 बुलेट याद कर लेते हैं, कोई से 2 पूरे हुए हैं तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, और केस स्टडी में वो ये दोनों पूरे करवा देता है। तो स्टूडेंट कहते हैं इनलैंड 2 हो गए, हालांकि ये पहले वाला लाजमी है, दूसरे के 2 सब पॉइंट है, दोनों में से कोई सा भी एक पूरा हो जाएगा तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बनेगा। इनलैंड और फॉरेन को डिस्कस किया, डिमांड और टाइम को हमने डिस्कस किया। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब आपकी होम असाइनमेंट को डिस्कस कर लें। चलिए अब चलते हैं आपकी होम असाइनमेंट की तरफ। जी पॉज कीजिएगा तो जी, अब चलते हैं आपकी होम असाइनमेंट डिस्कशन की तरफ। अच्छा, होम असाइनमेंट डिस्कस करते हुए अगर मेरे ज़हन में कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट आ जाए आपके साथ शेयर कर दूं कि ना? शेयर कर दो। चलिए क्वेश्चन 1, आइडेंटिफाई वेदर फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और बेयरर इंस्ट्रूमेंट। बताओ ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है कि बेयरर इंस्ट्रूमेंट? और किताबें बंद कर दें, किताबें बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया। पे आजम ऑर्डर, क्यों इसमें ऑर्डर तो नहीं लिखा हुआ? अगर ऑर्डर ना भी सिर्फ नाम भी लिखा हो तो वो भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है। ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। पे टू बेयरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, बेयरर ये किसको पेबल होगा? जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा, जो होल्ड कर रहा है, जो बेयरर है। और ये इंस्ट्रूमेंट किसको पेबल होगा? पहले वाला। क्या ये किसी और बिलाल को पेबल हो सकता है? क्या ये इंस्ट्रूमेंट बिलाल को पेबल हो सकता है? एज इट इज नहीं, अगर आजम इंडोर्स कर दे तो फिर हो सकता है। अच्छा जरा मुझे बताइए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, आजम ने ये इंस्ट्रूमेंट हैंड ओवर कर दिया, डिलीवर कर दिया बिलाल को, क्या बिलाल इसकी पेमेंट रिसीव कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या करना चाहिए? एंडोर्समेंट भी जरूरी है। एंडोर्समेंट का मतलब क्या है? साइन करे, आजम अपना साइन करे, साइन करे। तो अच्छा, अगर ये इंस्ट्रूमेंट है आजम के पास और ये वाला इंस्ट्रूमेंट आजम बिलाल को डिलीवर कर देता है, अब क्या बिलाल इसके पैसे वसूल कर सकता है? यस कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि निगोशिएशन के लिए, किसके लिए? निगोशिएशन के लिए बेयरर इंस्ट्रूमेंट है तो सिर्फ डिलीवरी काफी है, लेकिन अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी दोनों चीजें होना जरूरी है। थर्ड, पे बेयरर, पे आजम और बाबर, ऑर्डर नाम है ना, आजम या बाबर। पे आजम और ऑर्डर, पे आजम और बेयरर। क्यों? आजम का नाम तो लिखा हुआ है, बेयरर भी तो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है आजम के साथ अलावा बाबर भी ले सकता है, क्योंकि और बेयरर लिखा हुआ है। और अगर बेयरर को काट दें ऑर्डर, और अगर आजम के नाम के आगे लिख दें ओनली, तो फिर ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं रहता, ये फर्दर निगोशिएट हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन 2, ए बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एक एग्जाम्पल। अभी तक जितना हमने पढ़ा है, हमारे पास 3 एग्जांपल्स है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, उनमें से कोई भी, अभी हमने इनमें फर्क पढ़ना है, लेकिन जब तक हम इनमें डिफरेंस नहीं ना पढ़ते, चेक में, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो आपने समझना है कि सारी एक ही चीज है, इन पे एक ही तरह के रूल अप्लाई होते हैं। ए बिल ऑफ एक्सचेंज यानी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू असलम। ऑर्डर है कि बेयरर? ऑर्डर है, पेएबल टू असलम है। असलम इंडोर्सेस इट। इंडोर्सेस का मतलब क्या है? इंडोर्स इट यानी साइन कर दिए। मेरली बाय पुटिंग हिज सिग्नेचर ऑन द बैक
एंड डिलीवर्स इट टू बाबर, उसने सिर्फ बैक पे साइन किए। अच्छा ये ध्यान में रखिए, इंडोर्समेंट कहीं पे भी की जा सकती है, फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पे भी की जा सकती है, बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पे भी की जा सकती है, और अगर जगह ना बचे, बाज़ औक़ात कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं प्रैक्टिस में वो इतनी दफा इंडोर्स होते हैं, इतनी दफा इंडोर्स होते हैं, ना फ्रंट पे फेस पे जगह बचती है ना बैक पे जगह बचती है, लेकिन फिर मजीद इंडोर्स करवाना है, क्या करते हैं, उसके साथ पेज अटैच कर देते हैं, उस पेज के ऊपर फिर इंडोर्समेंट चलती है। ठीक है, तो उसने इंडोर्स किया बाय पुटिंग हिज सिग्नेचर ऑन बैक, बैक पे इंडोर्समेंट कर दी, तो बैक पे इंडोर्समेंट वैलिड है। हाँ, उसने क्या किया, मेरली बाय पुटिंग, सिर्फ सिग्नेचर लिखे, सिग्नेचर, एंड डिलीवर इज टू बाबर विद द इंटेंशन ऑफ निगोशिएटिंग इट, विद अहम चीज आप बता रहा है, विदाउट मेकिंग इट पेबल टू बाबर और बाबर्स ऑर्डर, उसने सिर्फ साइन किए, नाम नहीं लिखा। देखिए जो निगोशिएशन होती है, निगोशिएशन वो है दो तरह की, एक है निगोशिएशन जो कि सिर्फ डिलीवरी से होती है, ये बेयर इंस्ट्रूमेंट के लिए, और एक है निगोशिएशन जो साइन इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी दोनों से होगी। अब इंडोर्समेंट की भी दो टाइप्स हैं, जैसे निगोशिएशन की दो टाइप्स है ना, निगोशिएशन की कितनी टाइप, दो टाइप्स, एक है निगोशिएशन सिर्फ डिलीवरी से जो हो जाती है, और दूसरी टाइप ऑफ निगोशिएशन क्या है, जो इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से होती है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो निगोशिएशन कैसे होगी, इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। बेयर इंस्ट्रूमेंट है, निगोशिएशन कैसे होगी, डिलीवरी। फिर बताइए निगोशिएशन की कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं। बेयर इंस्ट्रूमेंट है तो निगोशिएशन कैसे होगी, बेयर इंस्ट्रूमेंट है, निगोशिएशन कैसे होगी, डिलीवरी से। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, निगोशिएशन कैसे होगी, डिलीवरी, इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से। अब आगे फर्दर इंडोर्समेंट की भी दो टाइप्स हैं, एक है फुल इंडोर्समेंट, एक है ब्लैंक इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट की भी दो टाइप्स हैं, एक है फुल इंडोर्समेंट और एक है ब्लैंक इंडोर्समेंट। दोनों में क्या फर्क है, ब्लैंक इंडोर्समेंट में सिर्फ साइन किए जाते हैं, फुल इंडोर्समेंट में साइन के साथ नाम भी लिखा जाता है। फिर से बताइए, निगोशिएशन की कितनी टाइप्स हैं, निगोशिएशन कहते हैं किसको हैं, इंस्ट्रूमेंट एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ट्रांसफर करना, इससे राइट टू रिसीव मनी ट्रांसफर हो जाता है। निगोशिएशन की दो टाइप्स हैं, बेयर इंस्ट्रूमेंट की निगोशिएशन कैसे होगी, सिर्फ डिलीवरी से। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की निगोशिएशन कैसे होगी, इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी दोनों से। इंडोर्समेंट की फर्दर दो टाइप्स हैं, इंडोर्समेंट की फर्दर दो टाइप्स, एक है फुल या स्पेशल इंडोर्समेंट, दूसरा ब्लैंक या जनरल इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट की दो टाइप्स हैं, इंडोर्समेंट मीन साइन करना, दो टाइप्स हैं, एक फुल या स्पेशल, दूसरा ब्लैंक या जनरल। फुल या स्पेशल क्या, फुल नाम से जाहिर है फुल इंडोर्समेंट होगी, फुल का मतलब साइन भी करेंगे नाम भी लिखेंगे, साइन भी करेंगे नाम भी लिखेंगे। साइन कौन करेगा, जो के इंडोर्सर है, होल्डर है, साइन वो करे। और नाम किसका लिखा जाएगा, इंडोर्सी का, इंडोर्सी का जिसको इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स किया जा रहा है, जिसको इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स किया जा रहा है। यह है फुल इंडोर्समेंट जिसमें सिग्नेचर भी होंगे, नाम भी लिखा जाएगा। एक है ब्लैंक या जनरल इंडोर्समेंट, इसमें सिर्फ साइन किए जाते हैं, सिर्फ साइन करने से भी इंडोर्समेंट हो जाती है। लेकिन जब आप सिर्फ साइन करते हैं ना, तो फिर इसका मतलब नाम नहीं लिखते किसी का, सिर्फ साइन करते हैं नाम नहीं लिखते, तो इसका मतलब क्या है, ये किसको पेबल है, हर बंदे को जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है। क्योंकि किसी के पास भी इंस्ट्रूमेंट पहुंचेगा जब वो चाहे तो इस पे अपना नाम लिख सकता है और फिर उसे पैसे मिल जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ लॉ में एक लाइन लिखी हुई है, अगर आप अभी तक के कंसेप्ट समझ रहे हो तो फिर इस लाइन को समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। क्या कहता है, कहता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को निगोशिएट करने के लिए इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी दोनों चीजें होनी चाहिए, लेकिन अगर इंडोर्समेंट करोगे ब्लैंक जनरल तो इंडोर्समेंट तो हो ही जाएगी, ब्लैंक से भी हो जाती है, लेकिन ब्लैंक का एक और इफेक्ट यह भी होता है कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बेरर बन जाता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बेरर बन जाता है। ये अजीब बात कैसे हुई, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बेरर कैसे बन गया, क्योंकि उसने साइन किया है, सिर्फ नाम नहीं लिखा, जिसके पास भी पहुंचेगा अपना नाम लिखेगा, पैसे उसको पेबल है ना। अजीब बात, इससे भी अजीब बात बताऊं,
इसे भी अजीब बात बताऊं, क्या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बेरर बन सकता है? कैसे? ब्लैंक इंडोर्समेंट से। फिर बताइए, क्या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बेरर बन सकता है? कैसे? ब्लैंक इंडोर्समेंट। अगली बात सुने, क्या बेरर इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर बन सकता है? कैसे? नाम लिख देने से। नाम लिख देने से, बेरर का लफ्ज काट दें, नाम लिख दें, तो वो क्या होगा? ऑर्डर बन जाएगा। इसका मतलब है बेरर इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बेरर में हो सकता है। ठीक है, एक नाम का फर्क है। नाम लिख दें तो ऑर्डर, और नाम ना लिखे तो बेरर। नाम लिखे तो ऑर्डर, और नाम ना लिखे तो बेरर। और भाईजान इंडोर्समेंट की है, नाम लिखा है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? नाम लिखा है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। और साइन किए हैं, नाम नहीं लिखा, ब्लैंक इंडोर्समेंट है। और ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनता है? बेरर। बेरर। तो वो जो कहते हैं नाम में क्या रखा है, और भाईजान नाम में इंस्ट्रूमेंट की टाइप रखी है, और नाम लिखोगे तो वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, नाम नहीं लिखोगे तो बेरर इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। बेरर इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। भैया बात समझ आई? वापिस आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहां से बात शुरू हुई थी। कह रहा है उसने इंडोर्स किए हैं असलम ने विदाउट मेकिंग इट पेबल टू बाबर और बाबर ऑर्डर, सिर्फ साइन किए हैं, नाम नहीं लिखा। इज दिस एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और बेरर इंस्ट्रूमेंट? भाई पहले शुरू में ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था, शुरू में ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था, जब उसने ब्लैंक इंडोर्समेंट कर दी तो ये बेरर हो गया। क्या इसे फिर से ऑर्डर बनाया जा सकता है? बनाया जा, नाम लिख देने से बेरर हो जाएगा कि ऑर्डर? ऑर्डर हो जाएगा। शाबाश। क्वेश्चन 2 में की प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। कामरान बाउट गुड्स फ्रॉम दाऊद ऑन 15 जनवरी एंड पेड हिम बाय बेरर चेक। बेरर चेक डेटेड 25 जनवरी, 10 दिन बाद का चेक दिया। ये वैलिड चेक नहीं है, वैलिड चेक नहीं है। पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं, वैलिड चेक नहीं है। वैलिड चेक क्यों नहीं है? क्योंकि ये आप इन कैश नहीं करवा सकते, इन कैश नहीं करवा सकते, इसकी अभी डेट आई नहीं। टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं है, चेक हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। अगर वो चेक सही तरीके से फिल नहीं किया गया तो वो टाइम नहीं बन जाता, बल्कि वो चेक भी नहीं रहता। ये वैलिड चेक नहीं है। दिया जाता है एक दूसरे को गारंटी के तौर पे दिया जाता है, लेकिन ये अभी इन कैश नहीं होगा। हाँ जी, ये 25 जनवरी को जो डेट उसके ऊपर लिखी हुई है वो डेट आएगी तो ये चेक वैलिड समझा जाएगा, और उस वक्त ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट होगा। ये 25 जनवरी को इन कैश करवाया जा सकता है। कितने अरसे के लिए? 6 महीने के लिए। चेक का वैलिडिटी पीरियड क्या होता है? 6 महीने। 15 जनवरी से पहले ये वैलिड चेक नहीं है, सॉरी 25 जनवरी। 25 जनवरी से पहले ये वैलिड चेक नहीं है, और 25 जुलाई के बाद भी ये वैलिड नहीं है। चेक का वैलिडिटी पीरियड क्या होता है? जो उसके ऊपर डेट लिखी हुई है उसके बाद 6 महीने तक, उस दिन से इसकी पेमेंट ले सकते हैं। दाऊद ने चेक दिया वकास को, फास्ट सप्लाई ऑफ, कैन वकास इन कैश दिस चेक? क्या वकास इसको इन कैश कर सकता है? क्या वकास के पास राइट टू रिसीव आ गया? बताइए, क्या ये चेक जो 15 तारीख को दिया गया जिसके ऊपर 25 तारीख दर्ज है, ये चेक वकास को राइट टू रिसीव मनी दे रहा है? नहीं दे रहा, अभी नहीं दे रहा। इसीलिए ये वैलिड चेक, वैलिड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कब बनेगा वैलिड? व्हाट इज द टाइम पीरियड व्हेन ही कैश इन कैश? 25 जनवरी या उसके बाद 6 महीने तक, 6 महीने तक, 25 जुलाई तक तकरीबन। क्वेश्चन 3 क्लियर हो गया? इसमें हमने एक अहम रूल सीखा कि चेक की इनकैशमेंट के लिए जो उसके ऊपर डेट लिखी हुई है उसके बाद से 6 महीने तक का टाइम होता है, 6 मंथ्स का टाइम होता है। क्वेश्चन 4, कमाल बाउट गुड्स फ्रॉम जमाल ऑन 15 जनवरी एंड मेड ए प्रोमिसरी नोट फॉर द अमाउंट पेएबल टू जमाल और ऑर्डर। 15 जनवरी को चीजें खरीदी कमाल ने और एक प्रोमिसरी नोट दिया जो पेएबल टू जमाल और ऑर्डर है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गया। जमाल साइंड एंड इंडोर्स, इंडोर्स मीन ट्रांसफर किया। जमाल ने साइन किया और इंडोर्स किया दिस प्रोमिसरी नोट टू खलील टू सेटल हिज ड्यूज विद हिम। उसने खलील को ये इंडोर्स कर दिया। तो ब्लैंक इंडोर्समेंट है कि फुल इंडोर्समेंट है?
फुल एंडोर्समेंट है। डिस्कस फ्रॉम वे होम खलील विल गेट पेमेंट ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट पे खलील किससे पेमेंट लेगा? कमाल ने जमाल से चीजें खरीदी और कमाल ने चीजें खरीदी और कमाल ने, अब ये देखिए इसको ना थोड़ा ये ऐसे बना लेते हैं, ये कमाल ने चीजें, कमाल ने इंस्ट्रूमेंट खरीदी और इंस्ट्रूमेंट किसको दिया? ये इंस्ट्रूमेंट किसने लिखा? कमाल ने इंस्ट्रूमेंट किसको दिया? जमाल ने किसको दिया? खलील को। खलील किससे पैसे लेगा? ना खलील ड्यू डेट पे कमाल के पास जाएगा हमेशा। खलील ड्यू डेट पे पैसे किससे लिए जाएंगे? जिसने इंस्ट्रूमेंट को इशू किया है। हाँ, अगर ये पार्टी पैसे अदा करने से इनकार कर दे, जब कभी कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट करने से पार्टी इनकार कर देना, इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया। आपने ये कभी सुना होगा चेक डिसऑनर हो गया? चेक डिसऑनर हो गया मतलब क्या है? बैंक ने पेमेंट करने से इनकार कर दिया। तो कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब डिसऑनर होता है? कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब डिसऑनर होता है? कब डिसऑनर होता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? जब पार्टी उसकी पेमेंट करने से इनकार कर दे। जिस पार्टी ने पेमेंट करनी है वो पेमेंट करने से इनकार कर दे तो हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया। अगर ड्यू डेट पे कमाल पेमेंट करने से इनकार कर दे यानी इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाए, तो उस सूरत में खलील के पास दो ऑप्शंस हैं। वो कमाल के खिलाफ भी केस फाइल करके पैसे रिकवर करवा सकता है, जमाल के खिलाफ भी। अगर वो जमाल के खिलाफ केस फाइल करता है तो जमाल खलील को पैसे देके इसे फारिग करेगा और बाद में पैसे वो कमाल से लेगा। ये ज़हन में रखिएगा। जब इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है ना, तब इसकी मर्जी होती है कि चाहे तो जिस पार्टी से इंस्ट्रूमेंट लिया है उसके खिलाफ केस फाइल करे, चाहे ओरिजिनल लायबल पार्टी के खिलाफ केस फाइल करे। लेकिन जब चेक डिसऑनर नहीं हुआ तो खलील ने सबसे पहले किसके पास जाना है? जमाल, कमाल के पास। क्लियर हुई है बात? आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 ये ले, ये आपका फेवरेट। इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्लासिफिकेशन करनी है। प्रॉमिसरी नोट मेड इन पाकिस्तान पेएबल इन म्यांमार। पेएबल इन म्यांमार। म्यांमार कहां है? श्रीलंका में कि नेपाल में है? बरमुदा ट्रायंगल, बर्मा में है। बर्मा में, चले बर्मा में, ठीक। यानी पाकिस्तान में नहीं है ना? ये तो पता है पाकिस्तान में नहीं है। बताइए ये इंस्ट्रूमेंट इंग्लैंड है कि फॉरेन है? भूल गए आप। ड्रॉन इन पाकिस्तान है, मेड का मतलब ड्रॉन इन पाकिस्तान है, पेएबल आउटसाइड पाकिस्तान है। लेकिन अगर वो रेजिडेंट होगा तो हाँ, यहां पे लिखेंगे अगर पेएबल टू रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान है तो ये इनलैंड है, और अगर पेएबल टू नॉन रेजिडेंट है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। कुछ समझ आई? नहीं समझ आई? फिर से, ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ड्रॉ हुआ ऑन ए पर्सन रिजाइडिंग इन यूके, पर्सन जो कि यूके में रह रहा है, एंड पेएबल इन यूके, रेजिडेंट भी यूके का है, पेएबल भी यूके, तो ये क्या हुआ? ठीक है। अच्छा, ड्रॉ पाकिस्तान में, पेएबल भी पाकिस्तान में है, लेकिन टू ए यूके रेजिडेंट, इंग्लैंड। दूसरी वाली कंडीशंस पूरी हो रही है, पेएबल भी पाकिस्तान में है। थर्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन लाहौर ऑन ए पर्सन रेजिडेंट इन सादकाबाद, पेएबल इन सादकाबाद और इन दुबई। हाँ जी, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कहां हुआ? पाकिस्तान में। पेएबल किसको है? रेजिडेंट को। तो चाहे दुबई में भी पेएबल हो, है तो रेजिडेंट को, तो चाहे सादकाबाद में पेएबल हो चाहे दुबई में, रेजिडेंट को है, इंग्लैंड हो गया। भाई हुआ कि नहीं इंग्लैंड? नहीं समझ आ रही? आई समझ? मुझे भी समझ आ गई है। अब बताएं भाई। फोर्थ, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन यूके ऑन ए पर्सन रिजाइडिंग इन यूके एंड मेड पेएबल इन यूके है? हाँ, इंग्लैंड नहीं है, जाहिर है सारी चीज यूके में हो रही है तो इंग्लैंड में भी बड़ा आपने बताया। ओए अगला भाई अगला, ये तो वार्म अप कर रहा था आपको। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन सक्खर ऑन ए पर्सन रेजिडेंट इन टोबा टेक्सिंग बट पेएबल इन अफगानिस्तान। इंग्लैंड है, पेएबल इन अफगानिस्तान है।
कुछ नहीं तो किससे होगा कुछ? हाँ, अगर वो रेजिडेंट ना होता तो फिर फॉरेन होता। अब चूंकि पाकिस्तान से, तो इसका मतलब ये हुआ, बड़ा अहम कंसेप्ट हाथ लगा कि ऐसा भी मुमकिन है कि इंस्ट्रूमेंट पेएबल हो किसी फॉरेन कंट्री में फिर भी इनलैंड हो। पेएबल फॉरेन कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, न्यूयॉर्क में, कनाडा में, फिर भी इनलैंड हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ड्रॉ पाकिस्तान में हुआ होगा और पेएबल भी रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो इनलैंड है। बिल्कुल ठीक। 6, प्रोमिसरी नोट मेड इन मुल्तान पेएबल इन पेशावर। और इसमें वो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट लिखेंगे? नहीं, पूरी हो गई। बिल्कुल ठीक है। 7, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन यूके ऑन ए पर्सन रिजाइडिंग इन यूके मेड पेएबल इन पाकिस्तान। और जब ड्रॉन इन यूके यहीं से पता चल जाना चाहिए था। क्लियर? 6, स्टेट वेदर फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट आर डिमांड और टाइम इंस्ट्रूमेंट। पहला, अमजद ड्रॉन ए बिल ऑन साजिद। अमजद ड्रॉन ए बिल ऑन साजिद, इसका मतलब समझे इस लाइन का। इसका मतलब यह है अमजद ने इंस्ट्रूमेंट लिखा ऑन साजिद के साजिद ने पे करना है। इस इंस्ट्रूमेंट अमजद ड्रॉन ए बिल ऑन साजिद, इस लाइन से क्या पता चला? पैसे किसने अदा करने हैं? साजिद ने। अमजद ड्रॉ ए बिल ऑन साजिद, ये लाइन नोट कर लें। इसका केस स्टडी में वो कहता है कि अमजद ड्रॉ ए बिल ऑन साजिद, बिल लिख के दिखाए, बताया इसमें किस पार्टी ने पेमेंट करनी है? साजिद ने। एंड नो टाइम ऑफ पेमेंट वाज स्पेसिफाइड इन इट। जब कोई टाइम ऑफ पेमेंट ना हो तो क़यामत को पेएबल होगा, इमीडिएटली होगा। डिमांड इंस्ट्रूमेंट। सेकंड, अदील साइंड ए बिल ऑफ एक्सचेंज विद फॉलोइंग वर्ड्स 3 months आफ्टर डेट। आफ्टर डेट मतलब आज की डेट के 3 महीने बाद। 3 months आफ्टर डेट। आफ्टर डेट से क्या मुराद है? आज की डेट के 3 महीने बाद। पे टू राहील और ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। राहील या उसके ऑर्डर पे पेमेंट होगी। टाइम इंस्ट्रूमेंट कैसे होता है? टाइम इंस्ट्रूमेंट है 3 months से। क्लियर हुआ? ये थी आपकी होम असाइनमेंट। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते हैं आज के कंसेप्ट्स की तरफ। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट समझ आ गए? बेयरर ऑर्डर, डिमांड टाइम, इनलैंड फॉरेन, निगोशिएशन। निगोशिएशन के 2 तरीके। बेयरर इंस्ट्रूमेंट की निगोशिएशन कैसे होगी? बेयरर इंस्ट्रूमेंट की निगोशिएशन कैसे होगी? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की निगोशिएशन कैसे होगी? इंडोर्समेंट की 2 टाइप कौन सी है? ब्लैंक इंडोर्समेंट का इफेक्ट क्या है? इंस्ट्रूमेंट बेयरर। अच्छा, इंडोर्समेंट के एसेंशियल्स सुन लें। जैसे एसेंशियल्स पढ़े हमने पार्टनरशिप के, जैसे एसेंशियल्स पढ़े हमने कंसिडरेशन के, एसेंशियल्स पढ़े हमने ऑफर के, एसेंशियल्स पढ़े एक्सेप्टेंस के, एसेंशियल्स पढ़े कॉन्ट्रैक्ट के, एसेंशियल्स पढ़े मिसरिप्रेजेंटेशन के, एसेंशियल्स पढ़े फ्रॉड के। ये सारे एसेंशियल्स पढ़े हमने। और कौन से एसेंशियल्स पढ़े? वैलिड टेंडर के। उसी तरीके से आज एसेंशियल पढ़ने जा रहे हैं वैलिड इंडोर्समेंट के। पार्टनरशिप के क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ठीक। आज नहीं पढ़ने जा रहे। आज तो हम पढ़ने जा रहे हैं एसेंशियल्स किसके? इंडोर्समेंट के। कि एक वैलिड इंडोर्समेंट कब समझी जाएगी? सही इंडोर्समेंट कैसे होगी? सही इंडोर्समेंट कैसे होगी? तो सुन ले, सही इंडोर्समेंट कैसे होगी ध्यान से, ताकि आप सही इंडोर्समेंट करें। पहला, इंडोर्समेंट साइन किए जाएंगे। साइन होना जरूरी है इंडोर्समेंट के लिए। साइन किस पे हो? इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हो। फेस पे भी हो सकता है, बैक पे भी। अटैच पेपर, अटैच पेपर को अजीब सा नाम देते हैं लॉन्च, ALONG। हाँ, गूगल पे सर्च करके देख ले इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। इंडोर्समेंट क्या पढ़ने जा रहे हैं? वैलिड एसेंशियल्स हो, वैलिड साइन होंगे। साइन किस में होंगे? इंस्ट्रूमेंट में होंगे। साइन पूरी अमाउंट के लिए होंगे, 2 सिंगल इंडोर्स ही होंगे।
कैसा हो सकता है? मेरे पास चेक हो 1 लाख का, मैं कहूं मैं 40,000 का इंडोर्स करता हूं, इंडोर्समेंट होगी पूरी अमाउंट की। अच्छा मैंने कहा चलो 1 लाख का 1 लाख इंडोर्स करता हूं, लेकिन मिस्टर ए नहीं, मिस्टर ए और बी दोनों को, तो ये इंडोर्समेंट के लिए जरूरी है सिंगल इंडोर्सी हो। इंडोर्सी कौन हो? सिंगल। एक होता है इंडोर्सर, एक है इंडोर्सी। इंडोर्सर कौन है? इंडोर्समेंट करने वाला। इंडोर्सी कौन है? जिसको इंडोर्समेंट की जाए, जिसको इंडोर्समेंट। आप इंडोर्सर बनना पसंद करेंगे कि इंडोर्सी? इंडोर्सी, क्योंकि इंडोर्सी के पास इंस्ट्रूमेंट आ रहा है ना, तो पैसे तो उसने मिलने। जब इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स हो जाएगा, इंडोर्समेंट के बाद बताइए इंडोर्सर ने पैसे वसूल करने के इंडोर्सी ने? इंडोर्सी ने। तो ये एसेंशियल समझ आ गए। कितने आसान एसेंशियल्स है। पहला, साइन होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर होने चाहिए। दूसरा, साइन करे, कौन साइन करे? इंडोर्सर करे। किस लिए? नेगोशिएशन के लिए। अच्छा आपको इंटरेस्टिंग केस सुनाता हूं। इंटरेस्टिंग केस, एक चचा के पास एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था जो कि उसको पेबल था। आवाज समझ नहीं आ रही? अच्छा ये मुझे भी लग रहा है कि आवाज ना थोड़ी कट रही है। आपने शायद नोट किया होगा, थोड़ा मैं ना ऊंची आवाज में बोल रहा हूँ, गले में प्रॉब्लम है। ये हाँ माइक, ये हाइब्रिड में आवाज ठीक जा रही है? अरे नहीं, तो आवाज नहीं जा रही तो आपको कैसे पता चला? तो क्या पूछा? अच्छा कट के जा रही होगी ना, तो उन्होंने अंदाजा लगा लिया। हाँ कट है, तो इसका मतलब समय लग रही है, आवाज नहीं भी जा रही, समय लग, ऐसे ही है जी? नहीं ये कोई प्रॉब्लम है। नहीं अब ठीक, चलिए। तो चचा के पास था एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो पेबल था चचा को। चचा की आई साइड कुछ थी खराब, ज़ईफ आदमी। उसका एक भतीजा भी था, हाँ भतीजे की नजर भी तेज थी, दिमाग भी तेज। एक शाम को उसने घर की सारी लाइट्स बुझा दी। चचा ने कहा ये क्या? कहा चचा लोड शेडिंग हुई है। फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ले आया और कहने लगा चचा ये ना मुझे, आप देखा आप कहते थे 2 साल हो गए कहीं पे मुझे नौकरी नहीं मिल रही, तो मुझे नौकरी मिल गई है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप किसी मुअज़्ज़ज़ आदमी से साइन करवा के लाएं जो आपकी गारंटी दे, तो आप मेरी गारंटी देंगे क्या चचा? चचा ने कहा बिल्कुल, तुम्हारी गारंटी और तो कोई नहीं देगा, जो तुम्हारी हरकतें हैं मुझे ही देनी पड़ेगी। लाओ पेन लाओ। गारंटी समझते हुए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे साइन कर दिए, ब्लैंक इंडोर्समेंट हो गई। भतीजे साइंसदान ने आगे अपना नाम लिखा और पैसे लेने के लिए चला गया। बताइए क्या ये वैलिड निगोशिएशन हुई? वैलिड इंडोर्समेंट हुई? क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? हाँ ये लाइन अब आपको बता रही है। इट मस्ट बी, सेकंड एसेंशियल, इट मस्ट बी साइंड बाय इंडोर्सर फॉर द पर्पस ऑफ निगोशिएशन। इसको अंडरलाइन करें, फॉर द पर्पस ऑफ निगोशिएशन। अगर साइन तो कर दिए, मकसद निगोशिएशन नहीं था, तो वो इंडोर्समेंट नहीं होगी। नो एडिशनल वर्ड आर नेसेसरी फॉर इंडोर्समेंट। इसका मतलब क्या है कि साइन कर दो, आगे किसी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, और नाम नहीं लिखोगे फिर भी इंडोर्समेंट हो जाएगी। और नाम नहीं लिखोगे, नो एडिशनल वर्ड। भैया ये नो एडिशनल वर्ड नेसेसरी का मतलब क्या है? नाम लिखना लाजमी नहीं है, नाम सिर्फ साइन कर दें काफी है। ब्लैंक इंडोर्समेंट इसी का नाम है ना। इंडोर्समेंट मस्ट बी फॉर द एंटायर इंस्ट्रूमेंट। इंडोर्समेंट फॉर पार्ट ऑफ द अमाउंट इज इनवैलिड। 1 लाख का इंस्ट्रूमेंट इंडोर्समेंट होगी तो कितने की होगी? 1 लाख। सारे के सारे, आधे की नहीं होगी, आधी इसको ऐसे नहीं होगा। इंडोर्समेंट मस्ट बी फॉर सिंगल इंडोर्सी। इंडोर्समेंट फॉर 2 or more इंडोर्सी इज इनवैलिड। और फिर इट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इस पे भी केस याद आ गया। एक बंदा बीमार, उसने कहा कि जिंदगी का कोई पता नहीं है, मैंने पैसे अदा करने हैं, ऐसा करता हूं बिल ऑफ एक्सचेंज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिख देता हूं, साइन कर देता हूं, ताकि सनद रहे कि मैंने इस बंदे के पैसे अदा करने थे। मेरे मरने के बाद मेरे वाली वारसान जो हैं वो उसको पैसे अदा कर दें। उसने इंस्ट्रूमेंट लिखा, साइन किए फॉर द पर्पस ऑफ निगोशिएशन। पूरा प्रॉपर सारा कुछ किया, कंप्लीट किया इस इंस्ट्रूमेंट को, और उसको अपनी दराज में रख दिया कि सुबह उठूंगा तो ये इंस्ट्रूमेंट उस पार्टी को दे दूंगा। रातों रात दुनिया से उठ गया।
सुबह। अच्छा आप देखिए, मुझे ये बताइए, इसके जो वाली वारसान है, क्या वो चाहेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट उस पार्टी तक पहुंचे? क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट इस बात का सबूत है कि उसने पैसे अदा करते हैं। जब किसी की डेथ हो जाती है ना, तो साबित हो जाए कि इसने लोन लिया हुआ था, तो उसके वाली वारसान ने फिर प्रॉपर्टी में से जो उसका हिस्सा, जो हिस्सा उसमें से अदा करना होता है। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट उस आदमी के बच्चों से पहले उसके भतीजे के हाथ लग गया। भतीजे ने कहा, ओए मेरा कजन इतना अमीर हो जाएंगे, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट हाथ हा, अब तो पैसे थर्ड पार्टी को देने पड़ेंगे। उसने चुप करके इंस्ट्रूमेंट उठाया और थर्ड पार्टी जिसके नाम पे ये था उसके हवाले कर दिया। क्या वैलिड इंस्ट्रूमेंट है ये? क्या ये अमाउंट पे करनी है? कोर्ट ने फैसला दिया नहीं करनी। क्यों? उसने कहा आ जाओ एसेंशियल के ऊपर, इट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और डिलीवरी किसने करनी है? जिसने लिखा हुआ है उसने। जिसने लिखा हुआ है उसने। नहीं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं, उसने खुद, जिसने लिखा है। और ये डिलीवरी तो मर गया, तो इसका मतलब है डिलीवरी नहीं हुई, और डिलीवरी नहीं हुई तो वैलिड एंडोर्समेंट नहीं है। यही तो समझा रहा हूं कि सारी चीज लिखत पढ़त हो गई, डिलीवरी यहां नहीं पड़ा। निगोशिएशन के लिए क्या जरूरी है? इंडोर अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो इंडोर्समेंट के साथ इंडोर्समेंट सारी हो गई सही, लेकिन डिलीवरी नहीं हुई तो निगोशिएशन नहीं होती। इस केस से यही समझ आई हमें कि इंस्ट्रूमेंट की डिलीवरी होना भी जरूरी है। भी समझ आए? अगर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर है, हो गया, इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया, एवरी इंडोर्स। अच्छा इस लाइन का मुझे मतलब समझाए। इफ एन इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड, एवरी इंडोर्सर इज लायबल टू पे सब्सिक्वेंट इंडोर्सर आर डायरेक्ट टू होल्डर। अब ये तो है राज नहीं हो सकेगा, लेकिन ये लाइन तो मुझे समझा दें आप जाते जाते। खलील, जमाल, कमाल। नहीं, ए अब देखे ए ने इंस्ट्रूमेंट दिया बी को, बी ने अब थोड़ा ना लीगली लैंग्वेज यूज करते हैं। बी ने इंडोर्स किया सी को, सी ने इंडोर्स किया डी को, डी ने इंडोर्स किया ई को। बस इतने इंडोर्समेंट काफी है। बी इंडोर्सर है, सी इंडोर्सी है, फिर इसके बाद सी इंडोर्सर है, डी इंडोर्सी है, फिर इसके बाद डी इंडोर्सर है, ई इंडोर्सी। अब जरा लाइन पढ़ते हैं। अगर ई ड्यू डेट पे ए के पास गया, ए ने कहा चल भाग, कोई पैसे नहीं है, क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया। If an instrument is dishonored, every endorser से मुराद बी बी, सी बी, डी बी, every endorser is liable to pay to subsequent endorser, यानी बी सी को पे करेगा, सी डी को पे करेगा, डी ई को पे करेगा। यह है इस हिस्से का मतलब। Every endorser is liable to subsequent endorser आर डायरेक्ट टू होल्डर। इसका मतलब क्या है कि बी डायरेक्ट ई को भी पेमेंट कर सकता है। अब ये है पेमेंट वाली साइड का कंसेप्ट। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट रिसीविंग वाली साइड से सुन ले। इफ एन इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड, इफ होल्डर कैन रिसीव फ्रॉम एनी इंडोर्सर आर डायरेक्टली फ्रॉम प्राइमरी पार्टी। यानी ये बेसिकली जब कभी इंडोर्समेंट होती है ना, ये चेन चल रही होती है। जब इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है तो इस होल्डर वाले के पास ऑप्शन है, चाहे तो ये चेन चलाए। चेन चलाए का मतलब क्या है कि ई डी से पैसे ले, डी सी से, सी बी से, बी ए से, चाहे ऐसे कर ले, चाहे ई जंप लगा के डायरेक्ट बी से पैसे ले ले। क्योंकि अगर आप देखें ना तो हर पार्टी के लिए ये रिसीवेबल भी है, पेएबल भी है। तो टाइम बचाने के लिए क्या ई डायरेक्ट जंप लगा के बी से पैसे ले सकता है? इवन ई डायरेक्ट ए के खिलाफ भी केस फाइल कर सकता है कि सर ए ने मुझे पैसे देने थे, नहीं दिए। ठीक है, तो चाहे आप इस एंगल से पढ़े कंसेप्ट को होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे इस एंगल से पढ़े, एक ही कंसेप्ट है कि चाहे तो लायबल है सब्सिक्वेंट को,
चाहे डायरेक्टली होल्डर को, और इधर से होल्डर चाहे तो रिसीव कर ले, ये जो साथ चेन वाला है इमीडिएटली जिससे रिसीव किया, या डायरेक्टली जो प्राइमरी पार्टी लायबल है उससे। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, समझ आया? तो बताइए चेन के साथ चलना बेहतर है कि डायरेक्ट प्राइमरी पार्टी? डायरेक्ट प्राइमरी पार्टी से यही सिखा रहा है कि यही वो लाइन थी जो हमने पहले कल वाले लेक्चर में पढ़ी थी, ट्रांसफरी कैन सू इन इट्स ओन नेम। ये ट्रांसफरी का मतलब इंडोर्जी, ट्रांसफरी कैन सू इन इट्स ओन नेम। किसको सू कर सकता है? हाँ, चाहे तो इमीडिएटली किसी को, डी को या सी को या बी को, चाहे डायरेक्ट। ए को हम कहा करते हैं, ए के लिए एक नाम ला ने रखा हुआ है, प्राइमरी पार्टी लायबल टू पे, प्राइमरी पार्टी लायबल टू पे। हालांकि ई को डी भी लायबल टू पे है, सी भी लायबल टू पे है, लेकिन ये है दरमियान के लोग, ये एक हाथ से पैसे देंगे, दूसरे हाथ से किसी दूसरे बंदे से लेंगे। सबसे जो प्राइमरी पार्टी है, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो है। तो ई अगर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है, होल्डर चाहे तो प्राइमरी पार्टी के खिलाफ केस फाइल कर दे, चाहे तो किसी भी इंडोर्सर के खिलाफ, ठीक है जी। चलिए ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 तक ही रखते हैं, 4 इंशाल्लाह कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। अच्छा, आज की असाइनमेंट फिर चेंज हो जाएगी, अब सिर्फ 7, 8, 9 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 के क्वेश्चन करने हैं आपने। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।